नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद श्रेया। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में राजकीय शक्ति का नया युग, विजयनगर और मुगल साम्राज्य। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में इस कालखंड से सत्ता के केंद्रीकरण और सांस्कृतिक समन्वय पर सीधे सवाल आते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सर, क्या आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे? बिल्कुल श्रेया, आज के बाद इस टॉपिक में तुम्हारा कोई डाउट नहीं बचेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्लाइड 1 पर देखते हैं। 14वीं से 17वीं सदी का जो काल था ना, वो केवल राजाओं के युद्धों का दौर नहीं था। अच्छा, तो फिर इसे एक नया युग क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। हम यहाँ मुख्य रूप से 2 ध्रुवों का अध्ययन करेंगे। एक है दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है उत्तर का मुगल साम्राज्य। मतलब हमें इन दोनों की शासन व्यवस्था को समझना होगा। हाँ, इन्होंने नए प्रशासनिक और वास्तुकला के जो बड़े इंपीरियल एक्सपेरिमेंट किए ना, वो बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो 3D डायग्राम दिख रहा है, उसमें ध्यान से देखो। एक तरफ दक्षिण का भव्य रथ मंदिर है और दूसरी तरफ उत्तर का संगमरमर का ताजमहल। वाह, दोनों कितने अलग हैं। तो एग्जाम के नजरिए से हमें किस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करना है? यही सबसे जरूरी बात है। यूपीएससी इसे केवल युद्धों के लिए नहीं पूछता, उनका फोकस सत्ता के केंद्रीकरण और सांस्कृतिक समन्वय के दृष्टिकोण पर होता है। अच्छा, अब समझ आया। हमें अपना फोकस प्रशासन और संस्कृति पर रखना है। बिल्कुल सही। चलिए स्लाइड 2 पर देखते हैं। साम्राज्य का मतलब केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र को जीतना नहीं होता था। अगर ये केवल भूगोल नहीं था, तो शक्ति का मूल आधार आखिर क्या था? सबसे बड़ा आधार तो सैन्य श्रेष्ठता ही थी। मतलब एक बहुत ही मजबूत और अनुशासित सेना का होना। लेकिन सिर्फ सेना काफी नहीं होती। हाँ, प्रजा का समर्थन भी तो चाहिए ना शासन चलाने के लिए। एकदम सही। और यहीं पर सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है। नियम सीधा था, राजा सुरक्षा देगा और बदले में प्रजा टैक्स और आज्ञाकारिता देगी। इसके अलावा ईश्वरीय अधिकार या डिवाइन राइट का भी दावा किया गया, जैसे कि राजा भगवान का प्रतिनिधि हो। हाँ, यहाँ स्क्रीन पर जो 3D डायग्राम दिख रहा है, उसमें ध्यान से देखो कि कैसे एक तराजू में तलवार ढाल यानी सैन्य बल और फरमान यानी अनुबंध का संतुलन दिखाया गया है। मतलब उस समय की सरकारें आज की तरह जन कल्याण पर ध्यान नहीं देती थी। बिल्कुल नहीं। मध्यकालीन प्रशासन कल्याणकारी कम और सैन्य आधारित बहुत अधिक था। सारा जोर सेना को मजबूत रखने पर था। मतलब जनता की भलाई से ज्यादा सेना मजबूत रखने पर जोर था। अब स्लाइड 3 पर आते हैं। हमने जो शक्ति की बात की ना, उसे दिखाने के लिए इमारतों का इस्तेमाल होता था। हम्पी के खंडर हों या लाल किला, ये केवल पत्थर नहीं है। तो क्या ये इमारतें अपनी शक्ति दिखाने का कोई जरिया थी? हाँ, ये शक्ति और आर्थिक समृद्धि के मूर्त संकेत यानी टैंजिबल साइंस थे। ये इमारतें विजयनगर और मुगलों के क्या अलग-अलग संदेश देती थी? विजयनगर के मंदिरों का सीधा संदेश था कि राजा धर्म संरक्षक है और मुगलों का संदेश थोड़ा अलग था। उनकी भव्य मीनारें दैवीय अधिकार और केंद्रीकृत शक्ति का प्रचार करती थी। मतलब दोनों का अपना अपना प्रोपेगेंडा था। हाँ। यहाँ स्क्रीन का जो 3D डायग्राम दिख रही है, उसमें ध्यान से देखो कि कैसे एक नक्काशीदार स्तंभ को तैयार किया जा रहा है। बहुत सुंदर डिटेल्स हैं। तो मेंस एग्जाम में हमें वास्तुकला को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मेंस में वास्तुकला को केवल कला की तरह मत लिखना, इसे प्रशासनिक विचारधारा के दृश्य माध्यम के रूप में लिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इमारतें भी अपना एक राजनीतिक संदेश देती थीं। चलिए स्लाइड 4 पर देखते हैं। दक्षिण में 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी। ये एक ऐसा हिंदू साम्राज्य था जिसने सैन्य आवश्यकता के साथ संस्कृति का गजब का समन्वय किया। दक्षिण में कृष्णदेव राय और उत्तर में मुगलों के शासन में क्या बुनियादी फर्क था? तुलुव वंश के जो कृष्णदेव राय थे, वो विस्तार और संस्कृति दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं उत्तर में मुगल साम्राज्य में बाबर से लेकर औरंगजेब तक राजा और इतिवृत्तों यानी क्रॉनिकल्स पर केंद्रित शासन था। मतलब मुगलों ने किताबें लिखवाकर अपनी विचारधारा फैलाई। एकदम सही। यहाँ स्क्रीन पर जो 3D इमेज दिख रही है, एक तरफ हवा में तैरते किले और हाथी हैं और दूसरी तरफ किताब पर रखा शाही ताज। तो फिर विजयनगर के बारे में हमें कैसे पता चलता है? उनके मुख्य स्रोत क्या हैं? विजयनगर के मुख्य स्रोत विदेशी यात्री हैं, जैसे निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक, और उनका स्थानीय साहित्य। अच्छा, तो मुगलों ने प्रचार के लिए ग्रंथों का बहुत इस्तेमाल किया। चलिए स्लाइड 5 पर देखते हैं। इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अमर नायक प्रणाली बनाई गई थी।
ये प्रणाली आई कहाँ से और इनका मुख्य काम क्या था? अमर नायक बहुत ही शक्तिशाली सैन्य प्रमुख होते थे। ये असल में दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली का ही दक्षिण भारतीय रूप था। तो इन कमांडर्स की जिम्मेदारियां क्या होती थीं? इनका मुख्य काम टैक्स वसूलना, राजा को जरूरत पड़ने पर सेना जैसे घोड़े हाथी देना और वार्षिक उपहार देना था। मतलब राजा ने जमीनी स्तर पर कंट्रोल दे रखा था। हाँ, यहाँ स्क्रीन पर जो 3D डायग्राम दिख रहा है उसमें ध्यान से देखो। बीच में राजा का सिंहासन है और चारों ओर सेनापतियों से संसाधन और धन आ रहा है। लेकिन क्या ये अमर नायक कभी राजा के खिलाफ बगावत नहीं करते थे? यही तो चाल थी। अमर नायकों का नियमित स्थानांतरण या ट्रांसफर्स होते थे। मुगल मनसबदारों की तरह ही ये शक्तियों के केंद्रीकरण की अचूक रणनीति थी ताकि विद्रोह न हो सके। कमाल की रणनीति, ट्रांसफर करते रहो ताकि कोई बगावत न कर सके। स्लाइड 6 पर एक बहुत ही अनोखी रणनीति है। आमतौर पर किले सिर्फ शहर के लिए होते हैं, लेकिन विजयनगर की 7 स्तरीय दीवारें केवल शहर को नहीं, खेतों और जंगलों को भी घेरती थी। खेतों को किले के अंदर क्यों रखा जाता था? ये तो बहुत अजीब है। इसका बहुत बड़ा तार्किक कारण है। घेराबंदी या सीज महीनों तक चलती थी। दुश्मन शहर को भूखा ना मार सके, इसलिए खेत अंदर ही रखे गए थे। अच्छा, और अंदर इतने बड़े खेतों की सिंचाई कैसे होती थी? तुंगभद्रा नदी और कमलापुरम टैंक से। और एक बात, इन मुख्य द्वारों पर इंडो इस्लामिक शैली का बहुत प्रभाव था। ये तो बहुत ही एडवांस प्लानिंग थी। बिल्कुल। यहाँ स्क्रीन पर जो 3D डायग्राम दिख रही है उसमें ध्यान से देखो। किले की विशाल गोलाकार दीवारों के बीच हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं और अंदर एक महानवमी डिब्बा भी था जहां राजा अपनी शक्ति का भव्य प्रदर्शन करता था। भूख से बचने की ये बहुत ही एडवांस सोच थी। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है तो स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और ऐसे टॉपिक्स लाने का मोटिवेशन मिले। चलिए स्लाइड 7 पर देखते हैं। अब बात मुगल दरबार की। मुगल बादशाह खुद को केवल राजा नहीं, एक्सेस मुंडी मानते थे। एक्सेस मुंडी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब विश्व का केंद्र। उन्हें लगता था पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूम रही है। बादशाह इस सर्वोच्चता को आम जनता और दरबारियों के बीच कैसे स्थापित करते थे? इसके लिए अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया, जो जनता से स्वीकृति या पब्लिक वैलिडेशन लेने का एक तरीका था। और दरबार के अंदर भी कुछ नियम होते होंगे ना? बहुत सख्त नियम। सिजदा, जमीन बोस और चहार तस्लीम जैसे अभिवादन के तरीके थे। अबुल फजल ने तो चित्रकला को जादुई कला तक कह दिया था, जो राजा की छवि को और भव्य बना दे। हाँ, यहाँ स्क्रीन पर जो 3D इमेज दिख रही है उसमें ध्यान से देखो। झरोखे से दिव्य रोशनी आ रही है और नीचे लोग अभिवादन कर रहे हैं। और उनकी नीतियों का क्या असर था? अकबर की सुलह-ए-कुल यानी पूर्ण शांति की नीति और फारसी को राजभाषा बनाना सांस्कृतिक समन्वय के महान कदम थे। अब समझ आया कि दरबार के नियम इतने सख्त क्यों थे। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। मुगलों ने अपनी सत्ता को जायज ठहराने के लिए फर्रे-इजादी या दैवीय प्रकाश का सिद्धांत दिया। ये दैवीय प्रकाश कहाँ से आया? एक मंगोल पौराणिक कथा थी रानी अलंकुआ की, जो सूर्य की किरण से गर्भवती हुई थी। मुगलों का मानना था कि वही दैवीय प्रकाश उनकी पीढ़ियों में आया है। मुगलों के इस सामाजिक अनुबंध में क्या शर्तें थीं? अबुल फजल के अनुसार राजा 4 सार तत्वों की रक्षा करता है। जन यानी जीवन, माल यानी संपत्ति, नामूस यानी सम्मान और दीन यानी विश्वास। ये तो राजा की ड्यूटी हो गई। बदले में प्रजा क्या देगी? इसके बदले राजा कर और आज्ञाकारिता मांगता है। यहाँ स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है उसमें एक चमकती हुई आकृति और दैवीय प्रकाश के गोले दिख रहे हैं। ये तो बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, मुगल सोशल कॉन्ट्रैक्ट आधुनिक लोकतंत्र के नागरिक राज्य संबंधों की प्रारंभिक नींव माना जा सकता है। ये तो बिल्कुल आज की सरकारों के टैक्स और सिक्योरिटी वाले मॉडल जैसा है। चलिए स्लाइड 9 पर देखते हैं। यहाँ सावधान रहना क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसा क्या है इस स्लाइड में? दरबार के 2 हिस्से थे, दीवाने आम जो सार्वजनिक था और दीवाने खास जो गोपनीय था, जहाँ बादशाह मंत्रियों और मिमार यानी वास्तुकारों के साथ बात करते थे। किताबों को लेकर भी तो डाउट रहता है ना। अकबरनामा और बादशाहनामा में क्या अंतर है और इक्तावा अमरनायक में? ध्यान से सुनो। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, जिसका 3रा खंड आईने अकबरी है, और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, जिसमें शाहजहां का वर्णन है। और इक्ता वाला कंफ्यूजन? इक्ता दिल्ली सल्तनत की प्रणाली थी, जबकि अमरनायक विजयनगर की। ये याद रखना। यहाँ स्क्रीन पर जो 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक सार्वजनिक और एक गोपनीय कक्ष का प्रतीक है। और मुगलों की भाषा को लेकर भी अक्सर गलती होती है। हाँ, क्योंकि मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी।
तुजुक बाबरी इसी में है, लेकिन राजभाषा फारसी थी। थैंक यू। अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया। चलिए स्लाइड 10 पर देखते हैं। इतना सब नष्ट होने के बाद इतिहास कैसे लिखा गया। 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की। जो बाद में सर्वेयर जनरल भी बने थे ना। हाँ, 1815 में। लेकिन जब वहां सिर्फ खंडहर थे तो इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे हुआ? विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों की मौखिक स्मृतियों से। उन्होंने पीढ़ियों से कहानियों को याद रखा था। और मुगलों के मामले में क्या हुआ? मुगलों ने भारतीय ग्रंथों का सम्मान करते हुए अनुवाद किया, जैसे महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा। यहाँ स्क्रीन पर दूरबीन, पुराना नक्शा और एक ऐतिहासिक किताब दिखाई दे रही है। तो क्या ये अनुवाद सिर्फ उनके शौक के लिए थे? नहीं, मुगल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता और अनुवाद कार्य यानी ट्रांसलेशन ब्यूरोज उनकी जन नीतियों का ही अहम हिस्सा थे। मतलब मौखिक कहानियों और अनुवादों ने इतिहास को बचाया। चलिए स्लाइड 11 पर तेजी से रिवीजन करते हैं। विजयनगर राजवंश का क्रम याद करने की ट्रिक अटी एसएस है। ये अटी एसएस क्या है? नीचे से ऊपर संगम, सलू, तुलु, अराविडु। एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले शब्द कौन से हैं? गोपुरम यानी शाही प्रवेश द्वार, नस्तलीक मतलब अकबर की प्रिय फ्लूइड स्क्रिप्ट, और किताब खाना वो पांडुलिपि निर्माण केंद्र था, और नायक वो सैन्य प्रमुख थे जो किलों को नियंत्रित करते थे। यहां स्क्रीन पर जो 3D सीढ़ियां यानी ATSS दिख रही हैं, उन्हें ध्यान से देखो। शब्दों के अर्थ तो सीधे ही आ जाते हैं ना एग्जाम में। बिल्कुल, जैसे सुलहे कुल का अर्थ पूर्ण शांति है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत हेल्पफुल है। चलिए आखिरी स्लाइड 12 पर पूरी मास्टर टाइमलाइन देखते हैं। 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना हुई। और मुगलों का 1526 में हुआ था ना? हाँ, पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा मुगल नींव पड़ी, और फिर 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिससे विजयनगर का पतन हो गया। डेट्स के अलावा किन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिक्स करना है? 3 बातें: अमर नायक तबादले रोकने के लिए, अलंकुआ की कहानी फर्रे इजादी के लिए, और 7 परत किलेबंदी कृषि सुरक्षा के लिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। बिल्कुल। यहाँ स्क्रीन पर जो 3D स्टॉपवॉच दिख रही है, वो समय के साथ घटनाओं का चक्र दिखा रही है। तैयारी में केवल तथ्य न रटें, उनके पीछे के तर्क पर ध्यान दें कि कृषि किलेबंदी क्यों की गई। बिल्कुल, अब पूरी कहानी लॉजिक के साथ याद हो गई है। तो आज की क्लास में हमने मध्यकालीन भारत में राजकीय शक्ति का नया युग, विजयनगर और मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से समझ लिया है। थैंक यू। अब मेरा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।